यदि आप प्रगति पथ से कोई पेड कंटेंट लेना चाहते हैं, पथ पब्लिकेशन की बुक लेना चाहते हैं, जैसे बीएड एमसीक्यू की बुक लेना चाहते हैं, ये आपको दिख रही है, या फिर आप हमसे असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं, या फिर बीएड के किसी प्रकार के नोट्स लेना चाहते हैं, डिग्री डिप्लोमा या कुछ जो भी आपको रिक्वायरमेंट है जो यहाँ पर लिखा हुआ है पे हमें मैसेज कर सकते हैं, या फिर इस पर फोन, जिसे इन्वायरमेंटल एजुकेशन हम कहते हैं, वह अंकों की दृष्टि से एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है। इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो व्यापक तौर पर आपके मनोमस्तिष्क की तार्किकता को चेक करने का प्रयास किया जाता है। इसी संदर्भ में मैं आज आपको कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पर डिस्क्राइब करने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पर्यावरण का अर्थ एवं परिभाषा देते हुए उसकी प्रकृति की विवेचना कीजिए। तो पहले तो क्वेश्चन समझिए कि पर्यावरण का अर्थ आपको बताना है, सीधी सी बात, उसकी परिभाषा बता देनी है। अर्थ और परिभाषा में अंतर होता है, ये आपको पता ही है। उसके बाद प्रकृति क्या है, कि एक नेचर क्या होता है। जैसे आपका एक नेचर है कि आप दूध नहीं पीते, या आप खाना कम खाते हैं, या आप खाना बहुत खाते हैं, या आप बर्गर खाते हैं, फास्ट फूड बहुत पसंद करते हैं। तो ऐसे इसका क्या नेचर है, एनवायरनमेंट का नेचर क्या है वो। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं, और इनफैक्ट मानिए इसमें कम से कम 5 आंसर आपको कराऊंगा, और एग्जाम में पक्का ये को आपके आएगा। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं, एक एक पॉइंट पढ़ते हैं। वीडियो को स्किप मत करिए, ध्यान से देखिए कि एग्जैक्टली आंसर लिखते कैसे हैं, और हूबहू ऐसे ही आंसर आपको लिखनी है। तो पर्यावरण शब्द 2 शब्दों से, परि और आवरण से मिलकर बना है, जिसका मतलब क्या होता है, परि का मतलब चारों ओर होता है, और आवरण का मतलब आवृत या ढका हुआ, मतलब जो चारों तरफ से ऐसे ढका हुआ है। जैसे हमारी पृथ्वी है, हम यहाँ पे रहते हैं, ये पूरी पृथ्वी है, यानी पूरा विश्व है या पूरा ग्लोब है। तो ये जो चारों तरफ से पूरा ढका हुआ है ना, ये आपका इन्वायरमेंट है। इसके अंदर आप जो कुछ है वो सब पर्यावरण है, यानी सब कुछ पर्यावरण में है। आप पूछेंगे सामाजिक ढांचा, हाँ पर्यावरण है। सांस्कृतिक ढांचा पर्यावरण है, ठीक है। आपका कॉलेज, आपका विद्यालय, यूनिवर्सिटी, यानी भैंस, कुत्ता, बिल्ली, जो कुछ है, एवरीथिंग इज कंसीडर इनटू द एनवायरनमेंट, राइट। उसके बाद में इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि पर्यावरण का अभिप्राय उन तथ्यों से है जो हमारे चारों ओर से ढके या घिरे हुए हैं। दूसरे शब्दों में पर्यावरण का तात्पर्य हमारे चारों ओर के उस वातावरण या परिवेश से है। परिवेश मतलब जैसे आप गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, तो आपके गांव शहर के आसपास का क्षेत्र जो है वो परिवेश है, आपका वातावरण जिसको बोलते हैं। इसीलिए पर्यावरण और वातावरण में अंतर होता है, ये बात आप समझ लो। यहीं पर आपका घर का जो माहौल है वो आपका वातावरण है, बट पर्यावरण एक बहुत बड़ी चीज है, ये बात यहाँ पर समझ लेना है ना। दूसरे शब्दों में पर्यावरण वह सब कुछ है जो जीवों के चारों ओर से घिरा हुआ है, और उसे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष परोक्ष क्या है, प्रत्यक्ष रूप से जैसे किसी के गाल पे खींच के एक तमाचा मारना, तो वो प्रत्यक्ष झापड़ हो गया। और अप्रत्यक्ष का मतलब है कि उसको टोन सुनाना, मतलब बोली बोलना। जैसे गांव में बोलते नहीं, बेटा हमको तुम टोन सुना रहे हो, हम समझ रहे हैं, मतलब आप उसको मार तो नहीं रहे, बट इनडायरेक्टली उसको टोन सुना सुना के उसको दर्द दे रहे हैं, ठीक। तो उसको परोक्ष बोलते हैं। और प्रत्यक्ष क्या है, सीधा गए और दे दिया हिसाब किताब बराबर, ठीक है। उसके बाद पर्यावरण शब्द अंग्रेजी बना हुआ है, जिसमें 2 शब्द हैं, एक इन्वायरनल है और एक जो है जिसका मतलब ढकना होता है, टू सराउंड, और एक घेरना और ढका हुआ होता है। कुछ विचारक इन्वायरमेंट की अपेक्षा हैबिटेट शब्द का प्रयोग करते हैं, आवास जिसको बोलते हैं, या हैबिटेट। वैसे मोस्टली तो हैबिटेट आवास के संदर्भ में प्रयुक्त होता है, जिसे स्थानीय पर्यावरण के लिए आंग्ल भाषा में आवास स्थल कहते हैं, ठीक है। अब ये जो हैबिटेट वर्ड यूज किया जाता है, ये स्पेशली जूलॉजिकल वर्ड है, यानी जंतु विज्ञान का वर्ड है, जिसमें हर एक जीव का जैसे फ्लोरा और फौना आपने सुना होगा, है ना। तो फ्लोरा फौना में क्या होता है कि उसमें फ्लोरा किसको नाम देते हैं, वो जो प्लांट वाले होते हैं उनको, और फौना किसको बोलते हैं, एनिमल्स को। तो ये थोड़ा सा जूलॉजिकल नेम है, आप इसको समझिए कि हैबिटेट क्या होता है। एग्जैक्टली अगर मैं बोलूँ तो इन्वायरमेंट का मतलब इन्वायरमेंट शब्द से बना हुआ है, इन्वायरमेंट और मेंट से, जिसका मतलब है चारों ओर से घिरा हुआ। उसके बाद ये हैबिटेरियन है शब्द से, जिसका अर्थ एक सुनिश्चित स्थान है। तो हैबिटेरियन मतलब वही आवास। अब आवास पूछेंगे, मैंने आपको बताया था, आप जैसे किसी गाँव में रहते हैं तो आपका आवास उस वही है ना, आवास, कॉलोनी, ये सब जो कॉलोनी भी बोलते हैं, इसमें समाजशास्त्र आप पढ़ेंगे तो उसमें कॉलोनी बोला जाता है, ठीक है। तो वही आपका आवास है, मैंने इसको अच्छे से पुराने वीडियो में समझाया था।
एक ऐसी सुनिश्चित स्थान जिसमें जीव उस स्थान को भौतिक और जैविक दशाओं में समायोजन, जैसे भालू का निवास स्थान, शेर का गुफा, खरगोश का जंगल, बात समझ रहे हो, हाथी का जंगल, किसी का कुछ, तो ये उनका अपना अपना आवास स्थान है जहां पर वो भौतिक और जैविक दशाओं को दोनों को मिलाकर अपना जीवन वहां पर यापन कर सकते हैं। जैसे वहां उनको खाने की व्यवस्था है, वहां उनको पानी की व्यवस्था है, यानी उनको रोटी कपड़ा मकान सब कुछ वहां पे मिल रहा है। बात समझ में आ रही है? ऐसे हमारे लिए भी ये चीज़ मैटर करती है। कुछ विद्वान इन्वायरमेंट की अपेक्षा मिलियन शब्द का भी प्रयोग करते हैं, और उसका मतलब क्या होता है कि टोटल सेट ऑफ सराउंडिंग। तो देखो कुछ भी यूज करें, अलग अलग लोगों के अपने अपने सिद्धांत हैं, बट जो एग्जैक्टली डेफिनेशन निकल के आती है वो यही है कि चारों ओर से घिरा हुआ होना चाहिए, वही एक एनवायरनमेंट है। इसके बाद में पर्यावरण की परिभाषा अलग अलग लोगों ने अपने अलग अलग शब्दों में विकसित करने का या उसको प्रसारित करने का प्रयास किया। पहले जो इन्होंने नाम दिया, इनको जो है हर्ष बोलते हैं, तो कोविड-19 से याद रखो, आपको याद रहेगा। पर्यावरण उन सब बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो प्राणी या अवयव जीवन और विकास पर प्रभाव डालते हैं। तो बात तो घूम के वही आ गई है ना, कि ए बायोटिक कंपोनेंट और उनका आपस में इंटरैक्शन, अंतर संबंध, वही हो गया। मतलब शब्द वही है, बस इधर उधर कर रहे हैं। जे.एस. रॉस क्या बोल रहे हैं कि पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। इन्होंने खाली इन्वायरमेंट को एक्सटर्नल स्टिमुली से बताया है, बात समझ रहे हो। तो ये आप चीजें याद रखना कि रॉस ने खाली एक्सटर्नल फैक्टर की बात की है अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट। इन्होंने इंटरनल कैरेक्टर की बात करी ही नहीं है, और इन्होंने दोनों की बात की है, बायोटिक, एबायोटिक और उनका इंटरैक्शन। उसके बाद गिस्वर्ट के अनुसार क्या बोलते हैं, पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी जीव या वस्तु को चारों ओर से घेरे रहता है और उसे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। इन्होंने परोक्ष रूप की बात नहीं करी है, जबकि ऊपर अभी हमने परोक्ष की भी बात करी है। तो इन्होंने एक संकीर्ण परिभाषा दिया है, क्योंकि पर्यावरण परोक्ष और प्रत्यक्ष दोनों रूप से प्रभावित करता है, ये आज सर्वसम्मत से स्वीकार किया जाता है। हाँ ठीक है, इन्होंने स्टार्टिंग में डेफिनेशन बना रहे थे, तो भाई विकास धीरे धीरे होता है ना, तो पहले गलत, फिर सही, फिर सही, फिर सही, और आज सबसे सही। तो जिन्स वर्ग के अनुसार क्या है कि जो जैव स्वरूप या वस्तु को निकट से घेरे रहते हैं। जैव स्वरूप मतलब वही बायोटिक कंपोनेंट, वस्तु मतलब आप भौतिक या एबायोटिक कंपोनेंट समझ सकते हैं। तो इसको जो घेरे रहते हैं उन्हें प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, तो पर्यावरण कहते हैं। अब इनकी भी परिभाषा एक तरह से संकीर्ण ही है, बहुत ही ज्यादा व्यापक ये बोल नहीं पाए, क्योंकि इनको उतना आभास नहीं हुआ उस समय रिसर्च में। उसके बाद ऐसे फिटिंग ने क्या बोला कि जीवों की परिस्थिति इकोलॉजिकल कारकों का योग है। अब इकोलॉजिकल कारक क्या होते हैं भैया, देखो इकोलॉजिकल कारक मतलब ये होते हैं कि आपके जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, पारिस्थितिकी तंत्र को इकोलॉजी बोलते हैं, तो इसमें जो जीवों का इंटरैक्शन होता है, जैसे मान लो कि हाइड्रिला प्लांट है पानी में, अब उसका वातावरण के साथ इंटरैक्शन होगा, प्रकाश के सूर्य के प्रकाश के साथ इंटरैक्शन होगा, तो ये इसको क्या बोलेंगे हम, इकोलॉजिकल कारक बोलेंगे। अगर इसमें कोई डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाए, मान लो अभी यूट्रोफिकेशन हो जाए जल में, जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की संख्या ज़्यादा हो जाए, तो ये हाइड्रिला के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा, है ना, ये इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर ये जो है जैसे और जो मछली को खाने वाले जीव हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी, जैसे एल्गल कंपोनेंट बढ़ जाएंगे, तो इससे इशू होता है। तो बात समझ के आपको ये रखना है कि ये जो कैरेक्टर की बात कर रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि अगर इकोलॉजिकल कारक में कोई चेंजिंग हो जाए तो उस वजह से पर्यावरण पे इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए उन्होंने इसका योग बताने का प्रयास किया है। उसके बाद एनेक स्टॉनटासी क्या बोल रहे हैं, पर्यावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो जिन्स के अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करता है। ठीक है, विश्व शब्दकोश मतलब ये जो अपना वर्ल्ड डिक्शनरी है वो क्या बोलती है, पर्यावरण के अंतर्गत उन सभी दशाओं, संगठन एवं प्रभावों को शामिल किया जाता है जो किसी जीव तथा अथवा प्रजाति के उद्भव, विकास एवं मृत्यु को प्रभावित करता है। अब इनका थोड़ा व्यापक परिभाषा है, अब ऐसे होता है विकास। अब ये थोड़ा बात को समझ गए ऊपर 3-4 लोगों के, अब इन्होंने अपने परिभाषा को बदला। उसके बाद मकाइवर और एजी टांसले, इनका सबसे ज्यादा सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है। एजी टांसले तो काफी हद तक जो है एनवायरमेंट के बाप बोले जाते हैं। तो मकाइवर के अनुसार आप देखेंगे कि भूपृष्ठ तथा उसकी समस्त प्राकृतिक शक्तियां, है ना, भूपृष्ठ मतलब ये आपका जैसे ये जमीन है, तो जमीन का ऊपरी भाग जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है, जिसपे आप चलते हो पैर रख के, तो उसकी समस्त प्राकृतिक शक्तियां। अब प्राकृतिक शक्तियां जैसे ज्वालामुखी की शक्तियां, भूस्खलन की शक्तियां, हवा हो गया, पानी हो गया, ये जितने भी है ना एबायोटिक कंपोनेंट हैं, ये नेचुरल थिंग्स की जितनी भी बात हो रही है ना, बादल हो गए, सूर्य का प्रकाश हो गया, ये सारी चीजें, पॉन्ड हो गया, ओशियन हो गया, रिवर हो गया, है ना। फिर उसके बाद में इसके बाद में
दशाएं जो पृथ्वी पर विद्यमान होकर मानव जीवन को प्रभावित करती हैं, तो वो सारी चीजें पर्यावरण में आती है। अब यहाँ पर इन्होंने एक चीज ये और थोड़ा बता देते कि मानव के साथ उनका इंटरैक्शन, हालांकि इनडायरेक्टली वो बोल भी रहे हैं बट एग्जैक्टली इन्होंने नहीं बोला, मानव और पर्यावरण का आपस में संबंध दिखा देते तो यहाँ पे पर्यावरण की कंप्लीट परिभाषा निकल के सामने आ जाती। लेकिन उसको आगे इन लोगों ने कंफर्म किया है, जैसे ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो इन्होंने इन्वायरमेंट के बारे में क्या बोला है कि इन्वायरमेंट जो है भौतिक पर्यावरण तथा रासायनिक पर्यावरण क्रियाओं एवं तत्वों के जटिल विश्लेषण है। यानी ये जो है ये आपके भौतिक मतलब वही एबायोटिक कंपोनेंट, सबने नाम यार अलग अलग किया है, बस चीजें वही हैं, जीवीए और अभौतिक कंपोनेंट, भौतिक कंपोनेंट ये मतलब बायोटिक, एबायोटिक या नॉन बायोटिक कंपोनेंट। तो क्रियाएं अथवा तत्वों को जटिल विश्लेषण है, किसी जीव अथवा परिस्थितिकीय समुदाय क्रिया करता है ताकि उसके रूप तथा जीवितता का निर्धारण कर सके। मतलब ओवरऑल अगर हम बोलें तो जीवों का जो निर्धारण है वो परिस्थिति के अनुसार होता है, उनमें उनका स्थान देखा जाता है कि वो किस प्रकार से जीवित हैं और कैसे हैं। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर स्पष्ट होता है। अब ऐसे ही आपको आंसर में निष्कर्ष भी लिखने हैं, मैं आपको दिन भर बताता रहता हूँ। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर स्पष्ट होता है कि मनुष्य तथा अन्य प्राणी जिस भौतिक घेरे में अपनी जीवन व्यतीत करते हैं, भौतिक मतलब जहाँ भी आपके चारों तरफ जो कुछ फैला हुआ है व्यतीत करते हैं, वह उसके प्रभाव से ही स्वभाव, व्यवहार, आदतों, क्रियाओं का संचालन होता है। तो आपको पता है यार हमारे जीवन में वातावरण या पर्यावरण का कितना बड़ा महत्व है, ये आपने चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में भी पढ़ा था। अतः कहा जा सकता है कि पर्यावरण में वो सभी भौतिक, अभौतिक, प्राकृतिक, मानव निर्मित वस्तुएं शामिल हैं जो प्राणी को चारों ओर से घेरे रहते हैं। तो ये बात आपको एकदम क्लियर कट समझ में आ गई कि पर्यावरण खाली पानी और जल ये सब नहीं है, पर्यावरण भैया भौतिक चीज भी है। जैसे आप अपने गांव का छप्पर आपका पर्यावरण है, आपके गांव का खपड़ा पर्यावरण है, आपके गांव की सड़क पर्यावरण है, आपके शहर के चबूतरे पर्यावरण है, आपके शहर की बिल्डिंग पर्यावरण है। मतलब पर्यावरण सब कुछ है, इसको एक संकीर्ण भाषा में आप नहीं देख सकते। आपका विद्यालय खुद एक पर्यावरण है, आपका विश्वविद्यालय एक पर्यावरण है, उसके अंदर का एक वातावरण है कि अगर मान लो विद्यालय में बहुत गंदगी है तो वातावरण गंदा है, पर्यावरण गंदा नहीं है। तो वातावरण और पर्यावरण में अंतर भी स्पष्ट कर लो। किसी एक निश्चित संकुचित क्षेत्र का जो प्रभाव होता है वो वातावरण के अंतर्गत आता है, परंतु एक व्यापक क्षेत्र का प्रभाव जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो पर्यावरण में आता है। अब पर्यावरण की प्रकृति क्या है, इनका नेचर क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका नेचर अगर पूछा जाए तो आप बोलेंगे हमारा नेचर ये, हमारा एटीट्यूड ये है। तो इनका क्या नेचर है। प्राचीन भारतीय समाज के सूत्रधारों ने ऐसी संस्कृति का विकास किया जिसमें मनुष्य प्रत्यक्ष पर्यावरण से जोड़ा गया। ठीक, यानी ये पर्यावरण का कर्ता धर्ता रखा गया कि भैया तुम ही संभालोगे तो पर्यावरण संभलेगा, नहीं तो फिर बर्बाद हो जाएगा। और ऐसा आपको आज दिखने भी आ रहा है कि हम पर्यावरण की चिंता बहुत कम करते हैं, खुद के बारे में सोचते हैं और पर्यावरण खराब होता जा रहा है। क्योंकि पर्यावरण एक गतिमान प्राकृतिक सत्ता है, वो मतलब डायनेमिक है, ये चलता रहता है, बदलता रहता है। जैसे शिक्षा चलती बदलती रहती है ऐसे पर्यावरण भी है। तो ये कोई स्टैटिक चीज नहीं है, वह स्थान और समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। इसलिए भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए व्यवस्था यह लागू है कि इसको इम्प्रूव किया जाए या व्यक्ति को उत्तरदायित्व दिया जाए कि भैया आपके ऊपर इन्वायरमेंट टिका है, अगर आप चाहो तो इसको सही कर सकते हो। मनुष्य प्रकृति का पुत्र माना जाता है, मैन इज द सन ऑफ इन्वायरमेंट। तो भैया एक पुत्र का कर्तव्य होता है कि वो अपनी माता या पिता का ध्यान रखे, है ना। वह प्रकृति के आंगन में ही विचरण, अब ये सब नेचर है, आपको समझना चाहिए कि प्रकृति और मानव का संबंध क्या है। यहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं बहुत बढ़िया बढ़िया। वह प्रकृति के आंगन में ही विचरण कर बड़ा होता है। भैया जब पैदा होते हैं तब नेचर से ही तो सब कुछ सीखते हैं, चलते उठते बैठते हैं, मिट्टी को टच करते हैं, मिट्टी को खाते हैं, मतलब मिट्टी से हमारा बहुत बड़ा वास्ता है। पर्यावरण का अध्ययन भूगोल और पारिस्थितिकी तंत्र का मूल विषय है, वनस्पति विज्ञान, मृदा विज्ञान। तो ये आप पूरा देखेंगे पीडीएफ में, ये पूरा संबंध बताया गया है आपको यहाँ तक। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। मतलब देखो पर्यावरण को आप एक संकीर्ण भाषा में बिल्कुल नहीं ले सकते, पर्यावरण में बहुत सारी चीजें आती हैं, ये आप देख लो, है ना। इसको आप एक निश्चित भाषा में ये नहीं बोल सकते कि पर्यावरण सिर्फ खाली हमारे चारों तरफ जो फैला है वही है। अरे चारों तरफ में सब कुछ है, चारों तरफ का मतलब सब कुछ पर्यावरण में आ जाता है, ये बात आपको समझनी है। तो ओवरऑल ये हो गया। उपयुक्त कथनों के आधार पर पर्यावरणीय अध्ययन की प्रकृति की 5 विशेषताएं हैं, यही आपको एग्जाम में लिखना है, उतना कहानी लिखना नहीं है, यही कंसाइज वे में आपको एग्जाम में चिपकाना है। पर्यावरणीय अध्ययन विषय वस्तु का अध्ययन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से होता है।
ठीक। तो इनका जो अध्ययन होता है वो साइंटिफिक दृष्टिकोण से होता है। देखो अध्ययन के भी कई दृष्टिकोण होते हैं, अगर आप उसको साइकोलॉजिकल दृष्टि से देखते हो या फिलोसफिकल दृष्टि से देखते हो या एजुकेशनल पर्पज से देखते हो या साइंटिफिक अप्रोच से देखते हो या फिर आप उसको नेशनल इंटरेस्ट के पर्पज से देखते हो या उसको डेवलपमेंट एस्पेक्ट से देखते हो या फिर उसको हम सिक्योरिटी के पर्पज से देखते हैं, तो हर एक टॉपिक को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीजों को देख सकते हो। बात समझ में आई? अलग अलग ये ऐसे ऐसे एग्जाम में आपको बनाना भी है ना। कुछ ना कर पाओ तो ऐसे क्रिएटिविटी दिखा देना कि हम इसको ऐसे सोच सकते हैं, इसको इस वे में सोच सकते हैं। एग्जामिनर का दिमाग खोल के रख दो यार, उसको लगे अरे भाई साहब इसने ऐसा लिखा है ना, मेरा तो दिमाग का एकदम चारों खाने एकदम निकल के खुल गए, चित हो गए। बच्चे ने क्या तरीके से एकदम डायग्राम बना बना के, मेरे तो दिमाग हर तरफ भाग रहे हैं, अब मैं इसको नंबर तो पूरा दूंगा। पर्यावरणीय अध्ययन की विषय वस्तु और प्रभाव दोनों ही गतिशील होते हैं, अभी मैंने आपको बताया। पर्यावरणीय अध्ययन में प्रभावों की व्याख्या वैज्ञानिक दृष्टि से होती है। देखो पर्यावरण है ही खुद वैज्ञानिक, तो उसको वैज्ञानिक तरह से आपको अध्ययन ही करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? आप उसको सैद्धांतिक रूप से थोड़ी कहोगे कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाओ, अब पता लगा बना ही नहीं रहे हो। और स्वच्छ कैसे बनाए, कोई उपाय भी तो होना चाहिए। वो कोई मेडिटेशन थोड़ी है कि हाथ जोड़ के बैठ गए हो गया मेडिटेशन। तो ये एक क्वेश्चन आप डील कर लेना। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, पर्यावरण के अध्ययन क्षेत्र की विस्तृत विवेचना कीजिए। अब पर्यावरण के अध्ययन क्षेत्र की हमें विस्तृत विवेचना करनी है, तो देखते हैं पहले पर्यावरण का अध्ययन क्षेत्र है क्या, स्कोप ऑफ एनवायरमेंट स्टडीज क्या है। तो पर्यावरण अध्ययन के विषय क्षेत्र में पृथ्वी के भौतिक तत्व, अब भौतिक तत्व ये सब देख लो, ये जो अभी आप भौतिक कर रहे थे ये यहां तक देख लो। उसके बाद अजैविक तत्व भी सारे भौतिक तत्व हैं, और उसके बाद ये हो गए, इसी को हम क्या बोलते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं, मतलब अजीव, जिसके अंदर जीव नहीं है। लेकिन अब यहां पर आप चीजों को देखिए, जैसे यहां पर लिखा हुआ है पर्यावरण अध्ययन के विषय क्षेत्र में पृथ्वी के भौतिक तत्वों में ये सब आ जाएंगे, जैसे पशु हो गए, मानव हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए। अजैविक तत्व हो गए, इसमें अजैविक तत्वों में चट्टान, स्थलाकृति, जलवायु, मिट्टी, जल, भू क्षेत्र, आकार, विस्तार, समस्त विज्ञान, ये सभी इसमें आ जाएंगे जैविक तत्व, अजैविक तत्व में, और उसके साथ साथ ये भौतिक तत्व। तो आप पर्यावरणीय अध्ययन के विषय क्षेत्र को 3 भागों में आप इसको बांट सकते हो। जैसे पहला जीव विज्ञान एवं पर्यावरणीय अध्ययन, मतलब जीवों का अध्ययन करके पर्यावरण के साथ उसका संबंध स्थापित करोगे। भौतिक विज्ञान को अध्ययन करके उसके साथ उसका संबंध स्थापित करोगे पर्यावरण के साथ। अब भौतिक आपको पता ही होगा क्या चीज है, जीव आपको पता ही है। सामाजिक विज्ञान, अब सामाजिक विज्ञान मतलब समाज का अध्ययन करते हुए उसका संबंध किससे निरूपित करोगे आप बच्चों, उससे करोगे, समाज से करोगे, यानी पर्यावरण से करोगे, समाज का वित्तो। तो ये चीजें आप अपने हिसाब से ऐसे एक्सप्लेन कर देना, 3-4 लाइन खाली आपको लिखना है, ज्यादा इसमें लिखना नहीं है। प्राणी विज्ञान एवं पर्यावरण अध्ययन, वनस्पति विज्ञान एवं पर्यावरण अध्ययन, सूक्ष्म जीवाणु विज्ञान एवं पर्यावरण अध्ययन, PDF टेलीग्राम में मैं दे दूंगा। भौतिक विज्ञान एवं पर्यावरण अध्ययन, इसमें आपको भौतिक विज्ञान एवं पर्यावरण अध्ययन में ये गणित विज्ञान, अणुशक्ति का अध्ययन, प्रकाश का विश्लेषण, गति विज्ञान ये बता देना है, गुरुत्वाकर्षण जो आप पढ़ते आए हो, क्योंकि भैया ये सब पर्यावरण है। पर्यावरण एक बहुत बृहद चीज है। रसायन विज्ञान में जो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीजें 2-4 पॉइंट में ऐसे बुलेट पॉइंट बना बना के ऐसे लिख देना। ये पर्यावरण का, ये जैसे आपने लिखा कि पर्यावरण के रासायनिक प्रकृति है ना, उसके बाद ऐसे 3 पॉइंट लिख दिया कि हाँ ये पॉइंट होता है, ये हमने पढ़ा था, ये ऐसे होता है, रसायन विज्ञान को इस तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है और उससे पर्यावरण का ये संबंध होता है। बस इतने पॉइंट्स बहुत है, इनफ है। गणित का पर्यावरण हो गया, उसके बाद समाज विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय हो गया, समाज शास्त्र का पर्यावरणीय अध्ययन हो गया। अब इसमें कुछ कंसेप्ट हैं, जैसे यहाँ डिमोलिंस के कंसेप्ट हैं, है ना। उन विद्वान ने कहा है कि समाज पर्यावरण से सुसज्जित होता है। समाज जो है वो पर्यावरण से सुसज्जित होता है, अगर पर्यावरण ही खराब होगा तो हमारा समाज सुसज्जित नहीं होगा। तो ऐसे कुछ लोगों के नाम कोट करके आप इन चीज़ों को बहुत ही प्यार से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो, और इतने सारे डायमेंशन मेरे प्यारे बच्चों आप क्लियर कर सकते हो। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि पर्यावरणीय अध्ययन के विषय क्षेत्र क्या होते हैं। देखो जब भी हम पर्यावरण को पढ़ने चलते हैं तो उसके विषय क्षेत्र जब होते हैं, वो मैंने अभी आपको 3 ऊपर बताया, उन तीनों विषय में क्या क्या आएंगे। अब जीव विज्ञान में जैसे जूलॉजी हम पढ़ते हैं, तो जूलॉजी भी एक पर्यावरण का पार्ट है जिसको जंतु विज्ञान बोलते हैं। फिर हम बॉटनी पढ़ते हैं जिसको वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। तो ये जो पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं ये आपको यहीं पर पढ़ने होते हैं, जैसे जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोस्कोपिक एनिमल पढ़ोगे, उसके बाद में बायोटेक्नोलॉजी जिसको हम बोलते हैं, ये सूक्ष्म जीव उसी बायोटेक्नोलॉजी में आते हैं, इसको भी आप पढ़ेंगे। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू किसका रहेगा, इन्वायरमेंट का रहेगा। मतलब पढ़ेंगे तो आप वो, बट क्या पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस चीज को पढ़ेंगे, है ना। मैंने अभी बताया एक टॉपिक को कितने पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हैं, बात समझ में। आप जैसे मैंने बोला पैसा,
बट पैसे को आप कई पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हो। इसके कई डायमेंशन होते हैं पैसे के, बात मतलब हर एक टॉपिक के। उसके बाद पर्यावरणीय अध्ययन में आप ये भौतिक पढ़ते हैं, रासायनिक पढ़ते हैं, गणित का पढ़ते हैं, और पर्यावरणीय अध्ययन इसमें सामाजिक पर्यावरण को पढ़ते हैं। तो कुल मिला के 2 क्वेश्चन इस वीडियो में हो गया, बहुत बड़ा नहीं करेंगे, आगे ऐसे वीडियो आएगी, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे प्यारे दोस्तों लाइक करके जाइएगा। मेरी कोशिश यही है कि यार जब लाइक नहीं होता ना तो वीडियो बनाने का मन नहीं होता है, इसीलिए आपको मेरा साथ देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने मित्रों के बीच में इस चैनल को बताना है कि हाँ हम कितनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। इनफैक्ट हमने जितना कोशिश हुआ हमने किया है, और हमारे बच्चे रिजल्ट लेके आएंगे। जब रिजल्ट आएगा तो हमें पता चलेगा इस बारे में कि बच्चों ने 85% से अबव मार्क्स गेन किए हैं। सभी बच्चों का स्वागत करते हैं, जो भी नए पुराने बच्चे हैं। एक बार वीडियो को जरूर लाइक करके जाइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय गोरखपुर।